हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। वेलकम बैक। पूरी दुनिया में आजकल इसी बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स के बारे में फैसला लिया है और टैरिफ्स इंक्रीज किए हैं ट्रेड पे, बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स पे, उसका क्या असर होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी पे, मार्केट पे और बहुत सारी और भी चीजों पे। तो आज हम इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे और तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे। पहली बात, किस तरह से कोई भी इमरजेंसी या कोई भी क्राइसिस सिचुएशन जो होती है एक नई वे ऑफ थिंकिंग को जन्म देती है, एक नए तरीके की सोच को जो जब जन्म मिलता है या उसको जब आप बढ़ावा देते हैं तो किस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। नंबर वन। नंबर टू, इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया की स्थिति कहां है और इंडिया को क्या फायदा या नुकसान इससे हो सकता है, क्या कोई सिल्वर लाइनिंग भी इस सब में है। और नंबर थ्री, मार्केट पे इसका क्या असर होने वाला है और किस तरह से एक रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिंतित है इस बारे में कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है यूएस इकोनॉमी का। मतलब यूएस इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रीज थी, जो दुनिया भर में उनकी पकड़ थी आज से 50, 55, 60 साल पहले तक, उसमें बहुत गिरावट आई है और कंटिन्यूअसली गिरावट आई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से और बहुत सारे बाकी कंट्रीज ने उसका फायदा उठाया है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कार्स का एग्जांपल देखें, एक जमाना था कि आज से 50-55 साल पहले की बात जो है कि लगभग सबकी सब कारें जो यूएस में बिकती थी वो वहां पे मैन्युफैक्चर होती थी। आज वो नंबर 1/4 के आसपास है। तो कहने का मतलब यह है कि इमेजिन करिए आप, यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वहां पे जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसका एक बहुत पॉपुलर मीडियम है कार, और जो 100 की 100 कारें लगभग मोटा मोटी यूएस में बन रही थी और लोग खरीद रहे थे, वो नंबर अगर 1/4 रह जाए तो क्या फर्क पड़ेगा कार बनाने वाली कंपनीज में। इसी तरह से और बहुत से एग्जांपल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि अब इमीडिएटली इसको करेक्ट करने की जरूरत है और सबसे बढ़िया, सबसे आसान उपाय जो समझ में आया कि ट्रेड टैरिफ, मतलब कि जो बाहर से माल आता है, इंपोर्ट होता है यूएस में, उसके ऊपर टैक्सेस लगा दी जाए, उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाए। तो उन्होंने ये किया। तो इंडिया पे क्या असर हुआ उसका? तो अभी ये 2 अप्रैल को उन्होंने बोला कि 4 जुलाई को वैसे तो इंडिपेंडेंस डे होता है यूएस का, लेकिन लिबरेशन डे के नाम पर उन्होंने 2 अप्रैल को ये टैरिफ अनाउंस की। My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025. यूएस ने इंडिया के ऊपर भी लगभग 26% का टैरिफ लगाया है और बाकी कंट्रीज और भी हैं, चाइना जैसे 34% है या बाकी और कंट्री है। वियतनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां पे काफी बड़ा टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इंडिया की बात कर रहे हैं फिलहाल, बिकॉज ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये काफी सारे इश्यूज को अपने आप में शामिल करता है, इसलिए हम थोड़ी उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के लिए रेलिवेंट है। तो 26% टैरिफ लग गया, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है? खराब तो है ये, लेकिन कितना खराब है तो थोड़ा सा इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अगले साल FY26 जो चल रहा है, मतलब जब शुरुआत हुई जिसकी अप्रैल को, 1 अप्रैल को जो FY26 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जिसको बोलते हैं, शुरुआत हुई जिसकी, उसमें इंडिया का जीडीपी को 6-6.5% के आसपास की एक्सपेक्टेशन है कि इससे ग्रो करेगा। और इस जीडीपी के ऊपर 25 से 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% जो होता है उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो बेसिस पॉइंट बोलते हैं उसको, मतलब 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। तो ये भाषा है जो कि जब आरबीआई रेट इंक्रीज करता है, रेट कम करता है या फेड रेट ऊपर नीचे करता है, तो आपने सुनी होगी बिप्स, बीपीएस, बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। तो इंडिया के जीडीपी पे जो 6-6.5% की ग्रोथ की उम्मीद है, उसमें 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। तो मतलब कितना कि 6 से 6.5 के बीच से लेके 5.5 प्लस 25 पॉइंट्स या 6%, मतलब उस रेंज में 5.5 टू 6.5 के रेंज में जीडीपी आएगा। अब यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं है। पहली बात तो ये वर्स्ट केस इंपैक्ट है। वर्स्ट केस मतलब कि इससे ज्यादा खराब नहीं होगा और उसके कई कारण हैं। जैसे पहली बात, इंडिया की इकोनॉमी जो है उसकी जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी काफी कम है रिलेटिवली स्पीकिंग, बाकी और कंट्रीज की तुलना। नुकसान तो हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जीडीपी ग्रोथ 6-6.5% होने वाली थी, वो कुछ क्वार्टर या 0.5% से कम हो जाएगी। अब एक चीज और देखनी है इसमें कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई यूएस 1-on-1 बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। मतलब भाई आप मेरे माल को यहां बेचने दीजिए मुझे, तो मैं आपके माल को वहां पे आराम से बेचने दूंगा। मतलब अगर 2 कंट्रीज आपस में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसका सीधा सीधा मोटी मोटी भाषा में मतलब होता है कि भाई आप मेरे माल को यहां बेचने दीजिए इस अपने कंट्री में और मैं आपके माल को वहां बेचने दूंगा अपने कंट्री में। सिंपल बात है, 2 लोग आप, तो ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। इनमें से हो सकता है कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाए। तो ये पॉजिटिव आउटकम आएगा तो ये जीडीपी की इंपैक्ट की बात जो की जा रही है वो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई सारी चीजों में इंडिया को जो फायदा भी हो सकता है। किस तरह से फायदा हो सकता है? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो कि ऑयल पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल, और
जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका मोटा मोटी जो पेमेंट होता है वो यूएसडी में होता है। अब जो दुनिया भर में जब चल रहा है उससे यूएसडी आईएनआर को काफी चेंज देखने को मिला है। एक हमने पहले भी बात की थी, आपके शायद आईटी इंडस्ट्री की वजह हम बात कर रहे थे कि पिछले मार्च के महीने में अकेले रुपी ने लगभग 2% का गेन किया है, और पिछले जो 6 महीने का जो रुपी का चार्ट था वो अचानक से रिवर्स हो गया। मतलब रुपी ने स्ट्रेंथन होना शुरू कर दिया यूएसडी की तुलना में। और अगर आप इस चीज को देखें कि यूएसडी जो लगभग एक टाइम पे 87-88 रुपए के आसपास पे था, वो आज 85-86 पे आ गया। तो ये नंबर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और इससे हमारे जो ऑयल के इंपोर्ट होंगे उसका बिल कम हो जाए। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कहीं ना कहीं कैसे कैसे इंपैक्ट होता है उसका एग्जांपल है कि ऑयल इंपोर्ट में शायद हमें फायदा हो, वो बिल इतना महंगा ना हो, थोड़ा कम हो जाए। अब बात आगे करते हैं कि इस पूरे, अब ये तो हुई छोटी मोटी बात कि भाई क्या फायदा क्या नुकसान। फिलोसॉफिकली अगर आप देखें इस चीज को, और अगर आप हिस्ट्री से सीखें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। और ये एग्जांपल सिर्फ इंडिया के हम डिस्कस करेंगे दो, लेकिन ये एग्जांपल ग्लोबली रेलेवेंट है, ग्लोबली वैलिड। जैसे कि जापान के बारे में सब लोग जानते हैं, 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, क्योंकि जापान जर्मनी के साथ था, और जापान के ऊपर तो न्यूक्लियर अटैक भी हुए, जो दो मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। और थैंकफुली अगर आप देखें कि उसके बाद इतना समझ में आ गया लोगों को ये बहुत खतरनाक वेपन है, एटॉमिक वेपन। और वो हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो 6 अगस्त 1945 या 9 अगस्त 1945 की जो हिरोशिमा और नागासाकी का जो एटॉमिक बम ड्रॉप किया था यूएस ने, उसके बाद से फिर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थैंकफुली। लेकिन उस समय यूएस और बाकी जो कंट्रीज थे उन्होंने इन कंट्रीज को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। ये इकोनॉमीज बिल्कुल जमीन पे आ गई थी। लेकिन किस तरह से यूएस के, ऑफ कोर्स यूएस ने थोड़ा सा एक चेंज भी किया था, उसके बाद काफी इन कंपनी इकोनॉमीज को सपोर्ट भी किया, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि ये इकोनॉमी 30-35 साल में पूरी रिवाइव कर ली। 70s-80s तक आते आते तो जापान मैन्युफैक्चरिंग कहा जाए, टेक्नोलॉजी कहा जाए, तो बेताज बादशाह बन गया दुनिया का। सोनी के वॉकमैन शायद आपकी पिछली जनरेशन को पता हो, बहुत सारे लोगों ने यूज अगर ना भी किए हो, तो सोनी के वॉकमैन बड़े पॉपुलर हुआ करते, मतलब एक प्लेयर होता था, कैसेट प्लेयर। तो वो जो कहने की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो सिर्फ ये चीज कह रहे हैं कि इकोनॉमी में हो या किसी कंट्री में हो, कभी कभी क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी भी जन्म लेती है। इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ है। 1991 में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हालत में थी। और एक बहुत ऐसा इवेंट है जो जिसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है कि किस तरह से इंडिया को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। और बहुत शर्मनाक बात थी कि इंडिया को सोना गिरवी रखना पड़ रहा है ताकि हम अपने इंपोर्ट को कंटिन्यू कर सके, और सिर्फ 2 हफ्ते की जो हमारे पास इंपोर्ट को पे करने की करेंसी बाकी रह गई। बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जन्म दिया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अब अगर आप, मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ ये देखिए कि आज सेंसेक्स और निफ्टी का कंपोजिशन देखिए। अगर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होते तो एचडीएफसी बैंक नहीं होता शायद इतना बड़ा, इन्फोसिस इतनी बड़ी नहीं होती, टीसीएस इतनी बड़ी नहीं होती। तो बहुत सारी चीजों को बहुत फायदा हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म से। और अब एक सिंपल एक्सरसाइज आप करके देखें, 1990 में सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनी थी और आज कौन कौन सी कंपनी, अगर आप उस कंपोजिशन को मिक्स को ही देख लें, पता लग जाएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने किस तरह से इंडिया को इंपैक्ट किया, इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देख लीजिए, जो 1947 से लेकर 1990 तक थी, और 1990 के बाद जो अब तक है, डिस्टिंक्ट वो 40-45 साल का फेज जो पहले वाला था 1991 प्री 1991 का, और आज जो पिछले 30-35 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उनको कंपैरिजन करके देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि कितना ग्रो किया है इंडिया, कितना फास्ट ग्रोथ हुई है रिलेटिवली स्पीकिंग। तो ये जो चीजें हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें सिखाती हैं कि कभी कभी क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी आती है। दूसरी बात, 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में दूसरी बार, तो बहुत सारे कंट्रीज ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग रिवाइव किए, रेजिलिएंट इकोनॉमी रही। तो मतलब यह है कि ऑफ कोर्स ये छोटी मोटी चीजें दुनिया भर में होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन ये इन चीजों में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह से हम इस चीज को कैपिटलाइज करें और किस तरह से इसको एज अ रिफॉर्म का एक सीढ़ी बना के देखें। और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है कि अगर आप ये भी मान लें कि भाई ये बहुत खराब है ग्लोबलाइजेशन के लिए, और ग्लोबलाइजेशन की जरूरत हमारी जैसे कंट्रीज को डेफिनेटली है। चाइना की जो ग्रोथ है पिछले 50-55 सालों की, चाइना ने बहुत ग्रो कर दिया। लाइक लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री हो गया, 12-13-14 हजार डॉलर की पर कैपिटा इनकम उनकी है, हमारी आज उनसे 1/4 है, और एक आज से 55-60 साल पहले हम उनके बराबर हुआ करते थे। तो ग्लोबलाइजेशन का उनको फायदा हुआ, तो हमें अभी ग्लोबलाइजेशन की अगले 30-35-40 साल तक और जरूरत है। और सिर्फ ये
सेल्फिश अगर एटीट्यूड को छोड़ भी दिया जाए तो भी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन में किसी तरह का इंपैक्ट आ रहा है नेगेटिव, जो कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से हुआ है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप ये समझें कि अगर हम इस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं, क्राइसिस को, कि किस तरह से हम बेटर हो सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात, रिलेटिवली स्पीकिंग इंडिया को उतना नुकसान नहीं है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी उतनी डिपेंडेंट नहीं है एक्सपोर्ट्स के ऊपर या ट्रेड के ऊपर। अब आगे बात करते हैं कि इसके साथ कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज इन्वॉल्व है, डेफिनेटली है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिवर्स गियर में है। पिछले 8-10 सालों में इस तरह की जो प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रही है, मतलब अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, कंट्री के द्वारा पॉलिसी ऐसी बन रही है, ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो टैरिफ का बढ़ाना है या ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अगर जो इन्फ्लुएंस करती है चीजें, तो डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन एक रिवर्स गियर में है। दूसरी बात, यूएस डॉलर का फ्यूचर एज अ रिजर्व करेंसी बहुत कहना चाहिए कि बहुत अनसर्टेन, डाउटफुल हो जाता है इन स्टेप से। बिकॉज यूएस जो था, यूएस ने हमेशा से ये कोशिश की कि भाई जो भी कुछ ट्रेड हो, जिस तरह की भी चीजें हो, वो यूएस ओपन इकोनॉमी रहे तो लोग आराम से डॉलर ले जा सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो उन सबसे यूएस जो था वो एक बहुत डोमिनेंट कंट्री और इकोनॉमी नहीं था, बल्कि उनकी करेंसी को भी दुनिया भर में सेफेस्ट करेंसी माना जाता था, और उसने बहुत हेल्प किया। जैसे कि अगर आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखें तो यूएस के पास ये ताकत थी कि वो डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, और उससे इकोनॉमी को उन्होंने सेव किया, बचाया, ताकि दोबारा मंदी ना आए, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन जो 1929 से लेकर 1935 तक रही है वैसी क्रिएट ना हो। बट वो कभी और बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ये है कि यूएसडी का फ्यूचर इससे थोड़ा प्रभावित हो सकता है। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत लिंक्ड होते हैं इन सब चीजों से। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट मतलब कि अगर यूएस ग्लोबल लीडरशिप को छोड़ रहा है, उसको सरेंडर कर रहा है, क्योंकि सीधा सीधा मतलब ये है ना कि भाई मैं अब अपने बारे में ज्यादा सोच रहा हूं, दुनिया को जो मैंने करना था वो कर लिया। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया गई भाड़ चूल्हे में या दुनिया गई तेल लेने, वैसा नहीं है कहने का मतलब। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दुनिया जो है, जो मुझसे फायदा उठाना चाहती थी उसने उठा लिया, अब मैं अपने बारे में सोचूंगा। तो यूएस की ये फिलॉसफी अगर आई है तो उसका मतलब ये हुआ कि यूएस कि इन स्टेप्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रभावित होगा, और ये चीजें भी प्रभावित होंगी, इन्फ्लुएंस होंगी कि कैसे वो यूएस जो बिहेव कर रहा है जियोपॉलिटिकल चीजों पे क्या फर्क, क्या सब लोग ऐसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। यूरोप ने कहा है, चाइना ने कहा है, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती। अब आगे बात करते हैं कि इसका मार्केट से क्या कनेक्शन। मार्केट नेचुरली वरीड है, लेकिन सेक्टोरल इंपैक्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आईटी पे आप इंपैक्ट देखें या फार्मा पे आप इंपैक्ट देखें, वो ज्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फॉरेन इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखने वाली चीज है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर का एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि इतनी जबरदस्त सेलिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर कर रहे थे, क्योंकि जब रुपया वीक हो रहा है तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो ऑटोमेटिकली डिप्रिशिएट हो रहा है। अब अगर रुपया रिवर्स डायरेक्शन ले रहा है, मतलब रुपया मजबूत हो रहा है यूएसडी के अगेंस्ट में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने में। दूसरी बात, इंपैक्ट अभी तक बहुत क्लियर नहीं है, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि बिना जल्दबाजी किए ठंडे दिमाग से सोचें कि किस तरह की चीजें आगे हो सकती। इस पूरा मतलब लर्निंग क्या है इस सबसे, मार्केट परफॉर्मेंस जो है इंडिया की वो डोमेस्टिक फैक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट। ग्लोबली जो कुछ होगा वो चलता रहेगा, कभी बंद नहीं हो सकता, इवेंट्स चलते रहते हैं। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से रिफॉर्म्स कर रहे हैं, किस तरह से अपनी चीजों को और सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी जो है वो एक बहुत सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स की और उनको फास्ट पेस करने की एक तरीके से ये और है, क्योंकि आपको और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि यूएस में अगर आप माल नहीं बेच पा रहे, समझिए आप डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप बाकी जगह कैसे अपने सामान को बेचेंगे, आपको और कॉम्पिटिटिव होना। डोमिनेंट डोमेस्टिक एक्सपोजर वाली चीजें हैं जो है कंपनीज है, उनको नुकसान कम होगा। जैसे कि कोई एग्जांपल है एफएमसीजी कंपनीज है, अगर एफएमसीजी कंपनीज इंडिया में ही पूरा अपना सामान बेचते हैं तो उनको शायद नुकसान कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इस पूरे पिछले 2-4 दिन का भी जो मार्केट का परफॉर्मेंस है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है जिन कंपनीज का ज्यादा, उनको नुकसान कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी ने उतना खराब नहीं किया जितना कि आईटी ने खराब। फिर अगर आप देखें कि इससे कैसे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, वो ज्यादा जरूरी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नीड टू बी सीन डिफरेंटली। मतलब ये कि आप सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज फोकस करें। कई चीजों को इनसे फायदा भी हो सकता है, कई चीजों को नुकसान हो सकता है। आप खुद अपना स्टडी करें, खुद समझें कि भाई क्या हो रहा है इसमें, आपके खुद के लिए क्या चीज ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आप डॉलर के बारे में क्या सोचते हैं, आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे आप फैसला कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी मार्केट करेक्ट होता है हमेशा कहते हैं कि प्राइसेस जो है वो अच्छी कंपनी हो, खराब कंपनी हो, उनकी ज्यादा रीजनेबल हो जाते हैं। कोई ऐसी कंपनी जो कि आपको लग रहा था कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है लेकिन प्राइस या वैल्यूएशन मेरे रेंज में नहीं है, तो शायद आप दोबारा इवैल्यूएट करें और देखें कि क्या वो आपके रेंज में आज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक और चीज, कि आप देखें कि किस तरह से आप
क्या फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या चीजों को एनालाइज कर रहे हैं ताकि आप ये फैसला करें। ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी। थैंक यू सो मच। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस हम नहीं देते हैं और किसी तरह के इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लास को प्रमोट नहीं करते हैं। किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप, किसी तरह का कोई भी कमर्शियल टाइप हमारा किसी के साथ भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्लोज करना हमारे लिए। हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो एज अ लर्निंग, एज एन एजुकेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। सिर्फ किसी तरह की कोई इन्फ्लुएंस करने की, किसी की भी बाहरी कोई जो किसी भी इन्फ्लुएंस फैक्टर होगा उसका कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन हमारे साथ नहीं है। तो हम किसी तरह के एसेट क्लास को, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट को, किसी तरह के स्टॉक प्रमोट नहीं करते और किसी तरह का कोई कमर्शियल टाइप हमारा किसी के साथ नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर एक बार अगले हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे दोबारा से। और आज के टॉपिक के बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो होने दीजिए, अपने पोर्टफोलियो पे फोकस कीजिए, लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर। थैंक यू सो मच।